हाय रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे कुसुम और ये है स्पेशल पॉडकास्ट हेल्थ की बात रीजेंसी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी हार्ट से जुड़ा हुआ है, हार्ट और वैस्कुलर हेल्थ के बारे में। सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। हाई बीपी, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये सारी चीजें कैसे आपके हार्ट को इफेक्ट करती हैं, इन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज इस वक्त मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, अ वेल नोन नेम इन द मेडिकल वर्ल्ड, डॉक्टर शशांक त्रिपाठी, रीजेंसी हॉस्पिटल से। सर, मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम डॉक्टर शशांक त्रिपाठी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट रीजेंसी हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग एज अ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन। मैं इससे पहले आई वाज वर्किंग इन पीजीआई, देन आई वाज इन मेदांता एंड नाउ आई हैव कम टू माय होम टाउन दैट इज कानपुर एंड आई हैव बीन वर्किंग इन रीजेंसी फ्रॉम लास्ट मोर देन 1 ईयर। वेलकम टू आवर शो सर। और आज हम बातचीत करने वाले हैं हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, है ना, बहुत सारी बातें याद करने वाले हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिल की बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, राइट? और कई लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक ये प्रॉब्लम गंभीर ना हो जाए। तो कैसे पता करे, एक नॉर्मल इंसान कैसे पता करेगा, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, शुरुआती लक्षणों की अगर बात की जाए तो? देखिए, दिल की बीमारी इस रिलेटिवली गंभीर बीमारी जिसे हम बोलते हैं कि वो गंभीर बीमारी है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक्चुअल जो रूटीन सिम्टम्स हैं जो हम लोग किताबों में या सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो जब बीमारी ऑलमोस्ट 70% के ऊपर आ चुकी होती है तब वो आते हैं। बट जो अर्ली सिम्टम्स जिसको हम लोग सोचते हैं कि पहले अगर पता चल जाता तो हम शायद देख लेते, या बहुत से सिम्टम्स जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उनमें से सबसे मुख्य सिम्टम जैसे हम अगर बात करेंगे कि चेस्ट में भारीपन लगना या सीने में भारीपन लगना या दबाव लगना, कुछ काम करने पे, एक्सर्ट करने पे भारीपन आना, पसीना आना माथे पे, सांस थोड़ी सी भारी चलना, या अगर हम उससे बोलें कि थोड़े पैरों में सूजन आना, जो पेशेंट इग्नोर कर देता है। तो अगर इस चीज को हम इवैल्यूएट जल्दी करा लें तो हमें लगता है कि हम काफी चीजों को कर लेंगे, मतलब काफी चीजों को हम लोग पहले डायग्नोज करके मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि पेशेंट्स, बहुत से पेशेंट्स को क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की। सो ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की, या हार्ट अटैक किसी को हुआ आपकी फैमिली में, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, सो आप अर्ली चेकअप कराइए। तो अर्ली चेकअप में 25 ईयर्स ऑफ एज के बाद वी रिकमेंड कि आप रूटीन अपना एक एनुअली हेल्थ चेकअप कराते रहें, जिसमें आप अपना शुगर लेवल चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल है, इन सब को चेक करता है, जिससे हमको मतलब आसानी हो जाती है कि पेशेंट को अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं तो वो भी कॉशियस रहता है कि हमको इस चीज को कंट्रोल करके रखना है और बड़ी मिसहैपनिंग को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी देखा गया है कि मोटापे की वजह से भी बहुत सारे लोगों को काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, काफी सारी डिजीज हो रही है। तो इन सब पर कंट्रोल कैसे करने का सबसे आसान तरीका, बेहतर तरीका क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोटापा की वजह, मोटापा इटसेल्फ इज अ बीमारी, ठीक है। मोटापा हमको ये बताता है कि हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है या हमारी लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ है। मोटापा मतलब आप जितना एनर्जी कंज्यूम कर रही हो, ठीक है, आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हो, है ना, या आपका वर्कआउट कम है या आपकी डाइट ज्यादा है। तो इन कंडीशंस में पेशेंट जो मोटे होते हैं उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन का खतरा बना रहता है, कोलेस्ट्रॉल उनका या लिपिड रेंज में रहता है। सो बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोग अपनी जो इनटेक आउटपुट है, जो मतलब इनटेक आउटपुट से मतलब मेरा ये है कि जितना वो खाते हैं उतना उसको न्यूट्रलाइज करते हैं कि नहीं, जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उसको आप बर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरा कि हम रूटीन अपनी एक्सरसाइजेस को अगर करते रहेंगे तो ये मोटापे से बचे रहेंगे, ठीक है, जो बहुत सारी बीमारियों की तरफ बढ़ जाता है। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है ना, वी अवॉइड मिनिमल इनटेक ऑफ जंक फूड्स, घर का अच्छा शुद्ध खाना खाइए, ठीक है, और स्ट्रेस को थोड़ा सा कम रखिए, ठीक है, स्लीप साइकिल अपनी रेगुलेट रखिए। जो डाइट हम खा रहे हैं, है ना, उसको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम हाई फाइबर डाइट को उसमें मैक्सिमम इंक्लूड करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट को लेंगे, लिपिड्स को या फैटी डाइट को और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को जो मीठा है उसको हम मिनिमम लेंगे। जो चीज अवॉइड कर सकते हैं वो तो हम करेंगे। बाकी जो है, सोने से पहले एटलीस्ट हमको 3 से 4 घंटे का गैप लेना चाहिए। मिनिमम हम 2 घंटे बोलते हैं क्योंकि बहुत से पेशेंट्स होते हैं कि वो 8 बजे खाना खा रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू स्लीप बिफोर, नॉट बिफोर 10,
है ना। तो 2 से 3 घंटे अगर आपका लास्ट डिनर है और स्लीपिंग टाइम है तो बेड टाइम जो आपका होना चाहिए वो 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इससे मोटापा भी अवॉइड होता है और बाकी जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं वो भी अवॉइड होती है। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट भी, हेल्दी डाइट दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस करके बिना अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हो, है ना, हेल्दी लाइफ जिसे हम लोग बोलते हैं, तो आपको इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, स्मोकिंग की बात कर ली जाए ना, शराब पीना हमारे मतलब हार्ट को कितना बड़ा असर डालता है, क्योंकि हमने सुना तो है कि ऑफ कोर्स ये सही नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए। क्या थोड़ी मात्रा में भी शराब लेना सेफ है या नहीं? बिल्कुल नहीं, हार्मफुल है यार, नहीं लेना चाहिए इसे। देखिए, स्मोकिंग तो ऑब्वियसली इज, है ना, आप सबको पता है कि इट लीड्स टू मल्टीपल डिजीजेस। एंड स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एजिंग होती है, बायोलॉजिकल एजिंग, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, बिकॉज वो फ्री रेडिकल्स इतने जनरेट करता है जो हमारी बॉडी को इंटरनली मार रहे होते हैं या खा रहे होते हैं। तो हमारा लिपिड डिपोजिशन, जो बॉडी की हमारे वेसल्स की क्वालिटी है, वो सब खराब होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमारे लंग्स को डैमेज होता ही है। पॉल्यूशन का ऑलरेडी जो हम एयर ले रहे हैं वो तो डैमेज कर ही रहे हैं, इसके अलावा स्मोकिंग एडिक्टिव है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग द लंग्स। सो स्मोकिंग तो इट इज अ डेंजरस थिंग। अभी हम लिकर की बात करेंगे या अल्कोहल की बात करेंगे, तो उसमें क्या है कि बहुत से लोग पहले ये कहते थे कि थोड़ा रेड वाइन और ये वो खाना ले सकते हैं, तो है ना, क्वांटिटी कम रखते हैं, तो कम रखे। बट रिसेंट स्टडी इज सेइंग कि नन अमाउंट ऑफ द अल्कोहल इज रिकमेंडेड फॉर इनटेक। और दूसरी चीज ये भी है कि जो हम लोग इंडियन पॉपुलेशन में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो ऑलमोस्ट 70% में एब्सेंट होता है, और वो अल्कोहल हम लोग जो लेते हैं वो उसी से न्यूट्रलाइज होता है। तो जब वो एब्सेंट होता है तो वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता और हमारी बॉडी में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है, दैट लीड्स टू डैमेज टू आवर बॉडी। सो इट इज स्ट्रिक्ट नो दूरी बनाए रखें टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा सर कि हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं, कौन से खास प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उन्हें, ताकि वो दिल की बीमारियों से थोड़ा सा मतलब उन्हें रिलीफ मिल सके, बच सके। प्रिकॉशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, दोज आर द मोस्ट लीडिंग कॉज फॉर हार्ट डिजीजेस और एनी वैस्कुलर डिजीजेस। ठीक है, सो अगर हम लोग अपना डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, उसका शुगर मेंटेन कर रहे हैं 24 आवर, है ना, ऐसा नहीं है कि हमारी फास्टिंग तो ठीक आती है लेकिन बीपी बढ़ के आती है, या किसी की हमारी बीपी बढ़ के आती है, मतलब खाली पेट वाली हमारी बढ़िया आती है बट बीपी ठीक आती है, मतलब पोस्ट खाने पीने के बाद ठीक आती है। तो उन कंडीशंस में पेशेंट इज नॉट स्केप्ड, है ना, मतलब उसको ये डिजीज होना ही होना है। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि ये शुगर जो है हमारी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल रहे, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर होता है। डायबिटीज साइलेंट किलर होता है क्योंकि वो हमारी जो आर्टरीज है, वेसल्स हैं, उनको डैमेज करता रहता है और आपको ऐसा बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, कि हमारा शुगर बढ़ा हो, आपको बताएगा कि मैं बढ़ा हूँ, ठीक है, तो आपको टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा। इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर को बोलें तो ब्लड प्रेशर जो है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डिजीजेस लाइक दिस। तो उन कंडीशंस में अगर हम रेगुलरली मॉनिटरिंग नहीं करा रहे हैं बीपी के और अपने फिजिशियन से दवा नहीं ले रहे हैं, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। एंड इट इज मोर डेंजरस जब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हम पहले तो दवा खाते थे, फिर हमने एक्सरसाइज शुरू करी, योगा शुरू करा, तो कंट्रोल हो गया, फिर हमने दवा छोड़ दी, है ना। सो इसमें एक रिबाउंड हाइपरटेंशन होती है कि भाई आपका हो सकता है स्ट्रेस कम हुआ हो उस समय, तो बीपी आपका कंट्रोल में आ गया हो, नीचे आ गया हो, आपने दवा छोड़ी, बट आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो बीपी को शूट कर देती है। तो जब ये रिबाउंड अचानक से, जो बीपी 120, 30, 40 चल रहा है और अचानक से शूट करेगा 200 के पास, तो चांसेस ऑफ गेटिंग दीज टाइप कि हार्ट में अटैक पड़ गया या ब्रेन में स्ट्रोक पड़ गया या हैमरेज हो गया आर वेरी कॉमन। सो आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं बिना डॉक्टर के सुपरविजन के एंड रेगुलर चेकअप के बंद ना करें। ठीक है, वो बताएंगे कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, बट दे हैव टू टेक इट। एंड डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सही नहीं होती है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, सिमिलर इज फॉर बीपी, है ना, इट कैन बी कंट्रोल्ड बट ऑन मेडिकेशंस एंड योर रूटीन जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो यू हैव टू बी इन ऑलवेज विद द सुपरविजन ऑफ योर फिजिशियन अराउंड यू। जेनेटिक्स का भी जेनेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दिस प्लेस।
जेनेटिक एक्चुअली मैं आपसे जैसे शुरू में ही बोला कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है ना, उनको तो अपना रूटीन चेकअप अर्ली कराना है। नॉर्मली क्या होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती हो तो नॉर्मली क्या होता है 30-35 में भी आस्क देम टू गेट अ रूटीन चेकअप। बट आजकल इतने अर्ली डिजीजेस हो रहे हैं, इतने यंग पेशेंट्स में हो रहे हैं, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट एट द एज ऑफ 30 आल्सो, है ना। बट जिनको फैमिली हिस्ट्री है, नोन फैमिली हिस्ट्री कि उनके फादर डायबिटिक हैं या मदर डायबिटिक हैं या ग्रैंडफादर डायबिटिक थे या डायबिटिक हैं, तो उनमें वी ऑलवेज आस्क कि भैया अपना बेसलाइन चेकअप ईयरली एनुअली कराते रहिए। और जब भी अगर आपको लगता है कि वी आर क्रॉसिंग द लिमिट, लाइफ मोटिवेशन शुरू करिए और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके व्हेनेवर ही थिंक्स कि मेडिकेशन हैज टू बी स्टार्टेड, मेडिकेशन को शुरू करा जाए। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि अभी जिम की बात कर लीजिए ना, फिटनेस को लेकर लोग अभी ज्यादा है कि फिटनेस रहना भी चाहिए, बट अभी क्या देखा गया कि जिम में ना लोग वर्कआउट जब कर रहे हैं तो वहां पर भी काफी केसेस ऐसे सुने, हमने भी सोशल मीडिया पर अक्सर रील्स भी देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है ना। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसकी वजह क्या है? मतलब देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि बिकॉज हमारी जो डाइट इतनी खराब हो गई या लाइफस्टाइल में इतनी खराब हो गई, वी आर स्टार्टेड एनकाउंटरिंग अर्ली सीएडीज, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत अर्ली एज में। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये हम लोग जो एक्सर्ट करते हैं या ओवर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू कॉम्पिटिटिव फीलिंग, है ना, कि बगल वाले ने इतना वेट उठाया तो मेरे को भी इतना उठाना है ना। सो आप जब बॉडी को एक्सर्ट करते हैं और आपकी बॉडी अगर टॉलरेट नहीं कर सकती तो दे स्टार्ट शोइंग सम सिम्टम्स। कभी कभी आप इनको इग्नोर कर देते हो एंड समटाइम्स, है ना, आपको लगता है कि नहीं अरे मैंने काम कर लिया ज्यादा या ऐसा कुछ हो गया है। दूसरा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कभी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, जैसे कि एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि एक एथलीट था, वो दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर गया और मर गया। तो उसमें क्या होता है कि एक मसल मास जो होता है वो बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, तो सांस फूलती है उसकी, फिर अचानक से जब डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है तो हार्ट को सप्लाई नहीं पहुंच पाता है और हार्ट बंद हो जाता है। तो इट माइट बी कि ऐसा भी होता है कि जब आपकी बॉडी मसल बना रहे हैं, आप इसकी मसल बना रहे हैं, ये मसल बना रहे हैं, तो हार्ट की मसल बढ़ रही होगी, तो इट माइट वन फैक्टर। दूसरा ये होता है कि जो हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं आजकल बहुत, क्योंकि फास्टेस्ट तरीका और इजीएस्ट तरीका है कि हमारे सप्लीमेंट्स लेने का, इंजेक्टेबल्स लेने का, है ना, क्रेटिनिन कंपोनेंट्स लेने का जो है, तो ये सब चीजें जो है दीज आर वेरी टॉक्सिक एंड वी डोंट रिकमेंड कि आप कोई भी बॉडी बिल्डर जो भी है उसको ये सब काम करना चाहिए। वी ऑलवेज फोकस कि बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग से बेटर है आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करिए, कार्डियोवैस्कुलर के लिए जो आप रूटीन आपके वॉक है, रनिंग है ना, मिनिमल वेट लिफ्टिंग है, जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। दूसरा ये होता है कि आपको अपनी एज के साथ धीरे धीरे उसको ध्यान रखना चाहिए कि इफ यू आर क्रॉसिंग 40 और आप फिर भी वही वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको अगर रिड्यूस नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में डैमेज शुरू हो जाएंगे। एंड वियर एंड टेयर, जितना आप मसल को या अपनी बॉडी को एक्सरसाइज दोगे तो हमारी बॉडी में वियर एंड टेयर होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं या जिम वाले हैं जो मसल बिल्डिंग करते थे, अब उनके घुटने नहीं चलते हैं सही से, दे आर वॉकिंग विद डिफिकल्टी बिकॉज उन्होंने अपनी जो अर्ली लाइफ में इतना वियर एंड टेयर झेल लिया है कि साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनके। सो वी हैव, इफ यू वांट अ गुड एंड हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, तो हमको एक्सर्ट तो करना है बॉडी को, है ना, स्ट्रेस देना है, बट लिमिट में देना है। और अगर हम हेल्दी खा रहे हैं और हेल्दी सो रहे हैं, हेल्दी सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना नहीं इंपॉर्टेंट है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि अभी जो लाइफस्टाइल लोगों की हो गई, भागती दौड़ती जिंदगी है ना, सब बिजी हैं, अपनी हेल्थ को बेटर बनाए रखने के लिए सबसे आसान और इफेक्टिव फॉर्मूला जो आप बताना चाहेंगे कि मतलब ये तो करना ही है? मतलब सबसे आसान तरीका तो देखिए आपको पता होगा, कहना आसान है बट सब लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट सबसे आसान तरीका यह है कि हम लोग अपना रूटीन एक्सरसाइज है जो 40 मिनट्स को हम बोलते हैं कि डिवाइड करिए, आप चाहे तो पोस्ट मील करिए या प्री मील करिए, वॉक, है ना, 40 मिनट्स, चाहे 20 मिनट सुबह कर लीजिए, 20 मिनट शाम कर लीजिए या सुबह कर लीजिए। ठीक है, बाहर का जंक नहीं खाइए, है ना, घर का हेल्दी फूड खाइए, हाई फाइबर डाइट्स लीजिए। ठीक है, स्ट्रेस को कम लीजिए, स्लीप आपकी साइकिल अच्छी रखिए, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स स्लीप आपको अच्छी हेल्दी स्लीप चाहिए ही चाहिए। एंड अर्ली स्लीप इज ऑलवेज बेटर। आप लेट जगते हो, लेट सोते हो, ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच क्रिएट स्ट्रेस टू द बॉडी। हमारी जो स्लीप साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, दैट लीड्स टू बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेशन है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है ना। तो इसलिए बेटर ये है कि रूटीन एक्सरसाइज, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अवॉइड दिस स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ठीक है,
सो अगर ये सब आप करते रहेंगे तो यू विल लीड अ गुड हेल्दी लाइफ। और मेरा अगला सवाल आपसे होगा ट्रीटमेंट को लेकर सर कि हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी का यूज कब कब किया जाता है एंड क्या डिफरेंस है इन दोनों में, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी? बहुत ही डिफरेंस तो देखिए, एंजियोप्लास्टी जो है बेसिकली क्या होता है कि हम लोग तार के रास्ते डालते हैं, जो नली में ब्लॉकेज होता है उसको खोल देते हैं और छल्ला डाल देते हैं या स्टेंट डाल देते हैं, दैट इज एंजियोप्लास्टी, है ना। एंड बाईपासेस जो होते हैं कि हम लोग सर्जिकली उसको करेक्ट करके उसके आगे जहाँ पर ब्लड फ्लो कम जा रहा होता है उसको हम लोग ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं या पहुंचा देते हैं जितना ब्लड उसको रिक्वायरमेंट है। कब कब करने, अगर हम यूजेस की बात करें तो ये डिबेटेबल टॉपिक है ना, बट ये है कि जो बुक्स और जो रिसर्चर्स कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी is recommended in patients who are non-diabetes, जिनको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, सिंगल वेसल या डबल वेसल डिजीज है, जो मतलब एक या दो नसों में ब्लॉकेज है ना, और सॉलिटरी लेजन है, स्मॉल लेजन है जो उसको करेक्टेबल है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी इज प्रेफर्ड। या उन केसेस में जहां पर पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा हुआ हो और वो 6 से 12 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए और जो बीमारी जो कल्प्रेट वेसल है उसको हम लोग वहां पर जाके खोल दें प्लास्टिक करके, लाइफ सेविंग जो होता है, तो दैट इज रिकमेंडेड एंजियोप्लास्टी। अदरवाइज इन ऑल द पेशेंट्स हु हैव ट्रिपल वेसल डिजीज, मतलब तीनों नसों में ब्लॉकेज है जिनको, है ना, हार्ट की 3 नसें होती हैं, तीनों नसों में ब्लॉकेज है और डायबिटिक हैं, यंग पेशेंट्स हैं, तो बाईपास इज ऑलवेज सुपीरियर। और बाईपास को अगर हम लोग देखें तो लॉन्गेटिविटी में एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में इट इज ऑलवेज बेटर। ओके, अगला सवाल मेरा रिगार्डिंग ट्रीटमेंट से ही है सर कि हर पेशेंट को, है ना, बाईपास या वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूरी होती है या कुछ केसेस में लाइफस्टाइल चेंजेस या मेडिसिन काफी होते हैं कंट्रोल करने के लिए? देखिए, अगर हम बाईपासेस या प्लास्टिक्स की बात करें तो नॉर्मली वी डू या व्हाट वर्ल्ड कि सर्जरी या कोई इंटरवेंशन करना है तो 70% डिजीज होने के बाद करना चाहिए और पेशेंट सिम्टम्स होने चाहिए, तो हम लोग को करना चाहिए। अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट में और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वी कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज बट वी कैन नॉट स्टॉप इट और रिवर्स इट। ठीक है, वी कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन। जैसे अभी 60% है, जो अगर आप मेडिकेशन नहीं लोगे या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाओगे तो वो डिजीज हो सकता है 4 महीने या 6 महीने में बढ़ के 70 या 80% हो जाए। अगर यही चीज अगर आप मेडिकेशंस लोगे और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करोगे अपने, तो वही बीमारी 6 साल तक आ सकती है, बट वो आएगी। ठीक है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, है ना। जैसे हमारी शरीर एज करता है, हमारे रिंकल्स आते हैं तो ये एजिंग आ रहा है, तो ऐसे हमें बॉडी भी अंदर से भी एज कर रही होती है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड or stopped, it can just be delayed, so it is better to get the consultation as early as possible. जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि बाईपास सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट या फैमिली वाले थोड़े से घबरा जाते हैं ना, सबको डर लगने लगता है, तो कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट जो है नॉर्मल जिंदगी मतलब अच्छे से जी पाएगा या नहीं, इस चीज को क्या लेकर कहना चाहेंगे? फियर और एंजाइटी जो होती है लोगों को। फियर देखिए, किसी को भी सर्जरी के लिए बताएंगे तो उसको तो थोड़ा सा एंजाइटी होती है, ऐसा लगता है ऐसा। बट इफ यू सी द पेशेंट्स हु हैव बीन थ्रू बाईपासेस या जिनके बाईपास हो चुके हैं या होने हैं, तो एक बार उनसे हम लोग बात करते हैं, बिकॉज आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, बाईपासेस का या सर्जरी, बाईपास सर्जरी का रिस्क मिनिमल हो चुका है। अराउंड 1 to 2% स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है कि 1 to 2% रिस्क में वी डू बाईपासेस। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, हम लोग मिनिमल इन्वेजिव की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटे चीरे से रोबोट से बाईपासेस कर रहे हैं, तो इसलिए जो रिस्क है वो मिनिमल है। बिना रिस्क के कोई प्रोसीजर नहीं होता, नॉट इवन एन एंजियोग्राफी ऑल्सो, ठीक है, उसमें भी रिस्क होता है, बट थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। रिस्क इज अराउंड 1 to 2% एंड बेनिफिट इज अराउंड 98 to 99%, सो वी हैव टू टेक द रिस्क, है ना, थोड़ा सा रिस्क लेंगे एंड रूटीनली पेशेंट्स डू वेल, है ना। पेशेंट को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, है ना, जब पेशेंट फिट होता है, बेस्ट टाइम होता है पेशेंट की सर्जरी के, देन वी डू फॉर सर्जरी एंड दे डू वेल। नॉर्मली पेशेंट्स आजकल जो हम व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग पेशेंट्स को एक दिन पहले भर्ती करते हैं, नेक्स्ट डे ऑपरेट करते हैं, है ना, नेक्स्ट डे आईसीयू से शिफ्ट भी कर देते हैं और 2 से 3 दिन में छुट्टी भी कर देते हैं, एंड पेशेंट्स आर डूइंग क्वाइट वेल। रीएडमिशन रेट आर लेस देन 1%। अगर हम 4 दिन में भी छुट्टी कर रहे हैं तो रीएडमिशन रेट इज लेस देन 1%। मतलब 100 पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं 3 से 4 दिन में, तो 1% से भी कम पेशेंट वापस आकर भर्ती होता है कोई इश्यू लेकर, एज सच।
तो दे डू वेल एंड रिस्क इज नॉट दैट, इसलिए डरने की कोई बात डरने की कोई बात नहीं है ना। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम आने वाले 10 सालों की बात करें तो कार्डियक और वैस्कुलर सर्जरीज और भी सिंपल, सेफ और हर व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगी? मतलब अभी सिंप्लिसिटी का तो कहना मुश्किल, बिकॉज इट इज अ टफ जॉब है ना, कार्डियक सर्जरी। एंड सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी तो देखिए, सेफ्टी रेशियो इज इंक्रीजिंग, बिकॉज जो रिस्क जो 5% का था 10 साल पहले, वो आज अराउंड 1% पे आ गया है। सो वी आर स्टिल इम्प्रोवाइजिंग ऑन मेनी थिंग्स, वी आर गोइंग फॉर मिनिमल इन्वेजिव रोबोटिक है ना। सो द रिस्क इज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, बट जीरो रिस्क तो नहीं आएगा कोई भी चीज पे, ठीक है ना। और तो बट ये है कि इट इज इम्प्रूविंग एंड स्टिल, जैसे आज भी गॉल ब्लैडर सर्जरी इज अराउंड 1 to 2% रिस्क में होती है गॉल ब्लैडर की। सिमिलर इज फॉर कार्डियक सर्जरी फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। एंड अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड है ना। जो सर्जरी आज से 15 साल पहले भी 2 लाख रुपए में होती थी, आज भी हम उसको 2 लाख रुपए में करते हैं। बट आने वाले 10 सालों में सर बिल्कुल उतने ही में ही होगी। एंड जो हमारे पीएम साहब का विजन है, जिससे उन्होंने जो आयुष्मान वाला निकाला है, या ये निकाला है, तो अभी जो सीएम फंड है, पीएम फंड्स है, तो अफोर्डेबिलिटी वी आर डूइंग टू एवरी, मतलब यू आर ऑफरिंग एवरी पेशेंट बाईपास सर्जरीज विद ऑलमोस्ट कैशलेस है, मतलब आयुष्मान के थ्रू तो वी आर डूइंग कैशलेस सर्जरी है ना, एक वैसा नहीं पेशेंट पे करता है। एंड सिमिलर यह है कि बाकी जगह भी बाईपासेस या और रूटीन सर्जरीज करेंगे तो अफोर्डेबिलिटी तो पेशेंट्स की बनी रहेगी, बिकॉज वी आर नॉट, जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो कंपटीशन हमारा सामान में भी आ रहा है, तो सामान भी हमारा सब चीपर होता चला आ रहा है ना। तो सामान जब चीपर हो जाता है तो हम लोग को पेशेंट को कॉस्ट भी देने में आसान होता है। तो मैंने जैसे बताया ना कि जो चीज 2 लाख में 15 साल पहले होती है, आज 2 लाख में है ना। सो आगे भी 10 साल में ऐसे ही रहना चाहिए है ना। एंड सब ऑलमोस्ट हमारी जनरेशन जो है वो इंश्योरेंस में कवर्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी ऑलमोस्ट। सो वी आर गोइंग फॉर दैट, तो जीरो ऑलमोस्ट कैशलेस पे हम लोग वी आर वर्किंग एंड होपफुली वी विल डू द सेम थिंग। तो भी मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा सर कि टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि रीजेंसी में ऑफ कोर्स इतना एक्सपर्ट डॉक्टर्स आप सब और एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो अभी कार्डियक को लेकर और वैस्कुलर हेल्थ को लेकर अगर कहा जाए तो क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रीजेंसी में मोस्ट एडवांस कैथ लैब है जो हमारे कानपुर में है, और रिसेंटली हमने उसका एक एडवांटेज भी लिया था कि वी हैड अ पेशेंट जिसको एब्डोमिनल एओर्टिक डिसेक्शन हुआ था। मतलब ये कि उसके मेन हार्ट की जो सप्लाई होती है ब्लड वेसल की, वो फट गई थी, और वो फट गई थी तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस 2 होते हैं, या तो हम पेट खोलें, बड़ा ऑपरेशन करें, सब हाथों को अलग करके फिर इसको रिपेयर करें। दूसरा होता है कि हम स्टेंट द्वारा उसको बंद कर सकते हैं। सो वी ऑप्टेड फॉर द स्टेंटिंग एंड वी गेव द ऑप्शन एंड रिस्क। पेशेंट हाई रिस्क प्रोफाइल था, 70 years के एज थे बाबा, एंड वी गेव हिम दैट ऑप्शन, तो ही एक्सेप्टेड दैट एंड वी डिड इट थ्रू आयुष्मान। आयुष्मान में क्या था, जैसे मैंने आपको अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा था, तो वी डिड इट थ्रू आयुष्मान, तो उसको पैसा भी नहीं लगा। एंड उसमें हम लोगों ने पेशेंट को पैर के रास्ते से उसकी जो मेन आयोटा जो मेन नस फटी हुई थी उसको हमने रिपेयर करा, उसको कवर किया, सो दैट कि वो आगे फट के मतलब जानलेवा ना हो जाए, और उसको हमने रिपेयर किया। और पेशेंट नेक्स्ट डे शिफ्ट हो गया रूम में, और उसको दूसरे दिन घर चला गया एंड स्टार्टेड डूइंग हिज रूटीन एक्टिविटी विद इन 7 days। तो एडवांसमेंट जैसे हम एंडोवैस्कुलर या एंडोकार्डिक सर्जरीज को बढ़ रही हैं, तो वी आर डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स यहाँ पर, जिसमें कि टेवार है, टावी है, वैल्व रिप्लेसमेंट्स हैं जो एंडोवैस्कुलर के थ्रू हम लोग कर देते हैं। सो वी आर डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स यहाँ पर, एंड जितना एडवांसमेंट इस टेक्नोलॉजी में आ रहा है उतना ही रिस्क प्रोफाइल पेशेंट का कम होता जा रहा है। सो वी आर एबल टू टेक ऑल द हाई रिस्क पेशेंट्स, जिनमें अगर सर्जिकल देखें तो सर्जिकल मोर्टेलिटी ज्यादा है या रिस्क ज्यादा है, बट एंडोवैस्कुलर में वही रिस्क मिनिमल या ना कम के बराबर। फास्ट रिकवरी भी है, फास्ट रिकवरी है, रूटीन एक्टिविटी को आप जल्दी से कर सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एंडोवैस्कुलर। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को पूरी हेल्थ को लेकर, हेल्थ फिटनेस? स्पेशली मैं आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि आप रूटीन एक्सरसाइजेस, 40 minutes ऑफ वॉक, अवॉइड जंक फूड्स, अवॉइड लिकर, अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, अवॉइड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस है ना, जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको जरूर मेंटेन करना है, एंड हैव अ गुड स्लीप। स्लीप साइकिल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करेंगे तो मोस्ट लाइकली यू विल बी सेव फ्रॉम अर्ली चांसेस ऑफ गेटिंग एनी इंटरवेंशंस।
राइट। सो देखिए अजर अमर कोई भी नहीं है, ठीक है ना, बट ये है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहनी चाहिए, आप जब तक है अच्छे से रहना चाहिए। सो अगर आप ये सब करते रहेंगे, रूटीन एक्सरसाइजेस, डाइट, ठीक, एंड स्लीप, स्ट्रेस को कम करना, बस। थैंक यू सो मच डॉक्टर राज, हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, हार्ट से रिलेटेड, वैस्कुलर केयर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो यस, ये था एक स्पेशल पॉडकास्ट हेल्थ की बात रीजेंसी के साथ, और आज हमने बात की आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, आपके हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको दिल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसे इग्नोर ना करें, बल्कि रीजेंसी हॉस्पिटल जाएं। वहां पर मिलेगा आपको वर्ल्ड क्लास कार्डियक और वैस्कुलर हेल्थ का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। वहां मिलेंगे आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स, साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी और फास्ट रिकवरी का भरोसा भी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें देखते रहिए और हाँ, सुनते रहिए रेडियो सिटी।